नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की फिजिक्स के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिक्स के परिचय के बारे में कि आखिर वास्तव में भौतिकी का जन्म कैसे हुआ है कि नहीं, और भौतिकी के जन्म के साथ साथ पहले विज्ञान के बारे में मैंने बताया था कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद विज्ञान की शाखाएं मैंने बताई। विज्ञान की दो शाखाएं, एक है भौतिक विज्ञान, एक है जैव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर रसायन, गणित, भू ये सब आ जाते हैं उसी के अंतर्गत। अब मैंने आपको बताया था कि भाई क्या बोलते हैं कि भौतिकी की परिभाषा मैंने बताई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर द्रव्य तथा ऊर्जा के अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मैंने ये बताया कि द्रव्य क्या था, तो द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया कि द्रव्य क्या है। प्रकार के पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका ठोस, द्रव और गैस। इतना पढ़ने के बाद मैंने आपको भौतिकी की शाखाओं के बारे में मैंने कल बताया था आपको, कल के वीडियो में, कि भाई भौतिकी की 2 शाखाएं होती हैं। एक होती है अपनी प्राचीन भौतिकी, एक होती है आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के अंतर्गत मैंने कई बताए, जैसे यांत्रिकी हो गई आपकी, और ऊष्मागतिकी हो गई, कई प्रकार की बताए, और इसमें ही मैंने बताया था आधुनिक में भी। अब हम आएंगे, आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम आज करते हैं कि संरक्षण के नियम के बारे में। संरक्षण नियम के बारे में, संरक्षण नियम क्या क्या है हमारे पास। तो संरक्षण नियम में पहला होता है रेखीय संवेग संरक्षण। नंबर दूसरा है कोणीय संवेग संरक्षण। फिर तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण, और चौथा होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण 4 प्रकार के संरक्षण होते हैं आपके। तो रेखीय संवेग संरक्षण। पहले बच्चों हम संरक्षण शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित रहना। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास कोई पूंजी है, आपके पास मान लेते हैं 1000 रुपए। तो भाई 1000 रुपए आपके पास हमेशा बना रहे, मतलब वह पूंजी आपके पास संरक्षित रहे। यदि मान लेते हैं उदाहरण के लिए आप 500 रुपए खर्च कर देते हैं, तो फिर 500 रुपए कमा भी लीजिए, है कि नहीं। यदि हमने 500 रुपया खर्चा कर दिया है तो 500 रुपए कमा लें, वो 1000 रुपए हमारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वो 1000 हमारा बना रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो भी ये चीजें होती हैं वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो रेखी संवेग के बारे में हम जाएंगे। संवेग के बारे में फिर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, आगे भी है। तो संवेग कहलाता है वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग भी आगे मैं बताऊंगा आपको, ये तो चूंकि पहला चैप्टर है। तो रेखी संवेग संरक्षण के बारे में आपको बताया गया है। तो रेखी संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु में कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है जैसे न्यूटन का नियम है आपका, कि न्यूटन का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कहने का अर्थ यही है मेरा कि इसमें कहता है कि यदि कोई बाह्य बल, यदि किसी भी चालक पर, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है। उसके बाद है कोणीय संवेग। कोण का मतलब होता है चक्कर लगाने, कोण घूमेगा। ठीक है। तो कोई वस्तु तभी घूम सकती है जब उसमें 2 प्रकार के, मतलब दोनों तरफ से बल लगाए जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी घुमाना तो हमको दोनों पार से बल लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम
ये पेन को घुमा रहे हैं, तो पेन को घुमाने जैसे मान लो ऐसे तो घुमाएंगे यदि, तो हमको दोनों पार से, जैसे मान लीजिए ऐसे पेन है तो इसको घुमाना है, तो ऐसे हमको दोनों पार से बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने का मतलब बल युग्म लगाते हैं, क्लास 12 में पूरा दिया गया बल युग्म के बारे में। तो हम उसमें क्या करेंगे, बल युग्म लगाएंगे बच्चों। तो बल युग्म जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके कोणीय वेग में क्या होगा, परिवर्तन हो। तो इसमें कहता है कि यदि किसी चालक पर या किसी पदार्थ पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर है ऊर्जा संरक्षण। तो बात आती है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो ऊर्जा संरक्षण कई सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसीलिए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर होता है आवेश संरक्षण, कहता है किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। जैसे कोई भी चालक है, उसमें जितनी आवेश की मात्रा है तो ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना तो उसको घटा सकते हैं, जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो आवेश की मात्रा को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे ये संरक्षण के नियम है। ये बहुत ज्यादा यदि समझ में नहीं भी आए होंगे तो कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, ये सब डिटेल जब आगे आपको पढ़ना होगा। फिर अगला टॉपिक क्या कहता है आपको, कहता है कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध क्या है। भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध के बारे में इसमें बताया गया है आपको। भौतिकी का बात आती है यदि प्रौद्योगिकी का भौतिक का प्रौद्योगिकी से संबंध, तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। तो बात आती है कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी का मतलब होता है अनुसंधान या कोई एक नियम या कोई तर्क बना देना, जिसके आज हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई चीजें आप डेवलप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भौतिकी है, जो फिजिक्स है, वो एक नियम आपको देती है। जैसे फिजिक्स जो मतलब प्रौद्योगिकी का जन्म फिजिक्स से ही से हुआ है, तो फिजिक्स से एक क्या होगा, एक नियम निकल के आएगा, वो एक प्रौद्योगिकी का रूप ले लेगा। अब उस प्रौद्योगिकी से कई चीजों का विकास होता चला जाएगा। जैसे कहने का उदाहरण है कि भौतिकी के माध्यम से ही बल्ब कैसे बनाया जाता है, ये बताया गया, एक नियम का निर्माण किया गया जिससे प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब इसकी सहायता से हम बल्ब कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ मेरे घुमा फिरा के मैं ये ना कहूं, यदि सीधे सीधे कहूं, ये मशीनरी युग, जितनी मशीन से रिलेटेड चीजें होती हैं उनमें भौतिकी का क्या संबंध है। तो बिना भौतिकी के कोई भी आज हम जिस मोबाइल का उपयोग करते हैं, बिना फिजिक्स के वह संभव नहीं है। तो वो एक नियम के रूप में आया, प्रौद्योगिकी के रूप में, जिससे उसका विकास हो गया। फिर उसके कई विकास हो गए कई प्रकार से। अब जैसे यदि हम अलग अलग माध्यमों की चर्चा करें, तो यदि हम अलग अलग माध्यमों में चर्चा करें, प्रौद्योगिकी का उपयोग बताएं, तो जैसे कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम चर्चा करें, तो कृषि के रूप में बहुत ज्यादा इसका क्या हुआ है, प्रचार प्रसार भी हुआ, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। जैसे यदि हम कहने का हेल्थ सेक्टर में देखें, अस्पतालों में देखें, तो आज के समय में सभी की सभी चीजें मशीन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत आदमी बहुत एकदम विपरीत कंडीशन में, बिल्कुल हालत बहुत खराब है, तो उसको वेंटिलेटर में रखती है। वेंटिलेटर का मतलब कहते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट में, मतलब मशीन के सपोर्ट में जिंदा है। मतलब आदमी को वेंटिलेटर में 24 घंटे तक उसको जीवित रखा जा सकता है। कहने का अर्थ जीवित ऐसे रखा जा सकता है, यदि उसमें थोड़ी बहुत उम्मीद है यदि, तो वेंटिलेटर में रख के 24 से 48 घंटे वो चेक करते हैं कि यदि 24 से 48 घंटे में यदि हालत सही होती है तो आदमी बचाया जा सकता है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मतलब कुल मिला के सभी चीजें क्या हो चुकी हैं, प्रौद्योगिकी मतलब मशीनरी युग हो चुका है आज की डेट में। आज की डेट में मशीनों की यदि हम चर्चा करें, तो सुबह उठने से लेके रात में सोने तक हम 24 घंटे मशीनों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, या मशीनों पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो चुके हैं। यदि हमारे पास मोबाइल यदि 1 घंटे के लिए भी ना रहे तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। लाइट यदि 10 मिनट के लिए चली जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। बिजली, कभी आपने ये सोचा होगा कि यदि हम बिजली ना हो तो क्या होगा। बिजली नहीं तो टीवी नहीं, बिजली नहीं तो पंखा नहीं, बिजली नहीं तो लाइट नहीं,
बिजली नहीं तो मोबाइल नहीं, बिजली नहीं तो फिर एक तरीके से कहा जाए तो फ्रिज नहीं, कूलर नहीं, कुछ नहीं। मतलब बिजली यदि ना हो तो जितने भी ये पूरा का पूरा आडंबर, ये पूरा का पूरा जो मशीनरी हमने अपने चारों ओर घेर के रखा हुआ है, वह एकमात्र समान हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई हर प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, हर प्रकार से भौतिकी के माध्यम से कई चीजों का डेवलपमेंट होता भी जा रहा है। आपको यदि हम एक उदाहरण लें कि भाई पहले के समय में कंप्यूटर, जब पहला कंप्यूटर लोगों ने बताया कि पहला कंप्यूटर जब बनाया गया था तो एक कमरे के बराबर था। उसके बाद छोटा करते 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 पहले वो एक इतना बड़ा कंप्यूटर आपने देखा होगा अभी भी काफी जगह। उसके बाद आपने देखा कि लैपटॉप आया, लैपटॉप एक छोटा सा आ गया। लैपटॉप के बाद एक नोट मोबाइल आने लगे, इतने मोबाइल आते थे। उसके बाद वही पूरी सभी सुविधाएं मोबाइल में देना चालू कर दिया। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अब आपके हाथ में कंप्यूटर दे दिया गया है। तो कहने का मतलब ये विकास तेजी से होता जा रहा है। एक और अपन उदाहरण ले सकते हैं, मोबाइल के उदाहरण ले लें। पहले डब्बा चलता था, एक डब्बे वाले मोबाइल। तो उसके बाद डब्बे के बाद वो एक सुविधा दी गई कि भाई वायरलेस फोन आएगा, वायरलेस फोन आया। वायरलेस फोन के बाद आपको छोटे छोटे मोबाइल आने लगे, 1200 मॉडल नोकिया का और कई प्रकार की कंपनियों के मॉडल के मोबाइल आने लगे, छोटे छोटे। उसमें केवल बात बस होती थी। फिर धीरे धीरे उसमें फीचर्स बढ़ाए गए। फिर उसमें बात होने के अलावा उसमें कैमरा भी डाला गया। गाने भी सुनने के लिए पहले लोग बहुत ज्यादा गाने सुनते थे। ये लोग चिप डलवाने के लिए, गाने भरवाने की लाइन लगी रहती थी, भैया मेरे गाने भर दो मेरे। और अब मोबाइल इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि नेट के माध्यम से ही लोग अपने सारी सुविधाएं, सारे गाने, सभी प्रकार की वीडियो अपना देख लेते हैं। और डेवलप हुआ तो वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं उत्पन्न हो गई। वीडियो कॉलिंग होने लगी। आज की डेट में कोई कितना भी दूर हो उसको आमने सामने देख के बात कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं जाते, आज हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इस कोरोना वायरस के कारण हम एक दूसरे आपको हम पढ़ा पा रहे हैं यदि किन्हीं माध्यमों से, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान प्रौद्योगिकी का है, या बहुत ही बड़ा योगदान कि जिस पूरे नेटवर्क का हम कहेंगे कि हम मोबाइल के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अन्य किन्हीं माध्यमों से आपको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? ये सब कुछ प्रौद्योगिकी और मशीनरी युग से ही संभव हो पाया। नहीं तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यदि विद्यालय यदि बंद हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो वही मैं घुमा फिरा के कहने का अर्थ यह था कि भौतिकी का प्रौद्योगिकी से ऐसा ही संबंध है। फिर एक और अगला टॉपिक आता है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। भौतिकी का जैसे हम कहें गणित के बारे में, तो गणित के बारे में संबंध हम कहेंगे तो भौतिकी जो है, गणित जो है तो भौतिकी की भाषा है। जैसे भौतिकी में कोई सवाल ववाल लगाएंगे तो आखिर गणित का उपयोग तो होगा। कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी की सभी चीजें जो कैलकुलेशन से संबंधित हो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स की ही देन है। बात आती है रसायन से। भौतिकी का रसायन से क्या संबंध है? तो भौतिकी का रसायन से संबंध है कि जैसे आपने देखा परमाणु की संरचना, आकार तथा उसकी आकृति, उसका द्रव्यमान, बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं फिर भी उनके बारे में सब बताया जाता है, उनके आकार बता दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सूक्ष्मदर्शी और बड़े बड़े ऐसे उपकरण जो उसको देखकर पता चल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स की ही देन है। उसके बाद हम जीव विज्ञान में जाएं तो जीव विज्ञान में बहुत व्यापक तरीके से फिजिक्स की देन है। आज की डेट में अस्पतालों में जो भी जांच हो रही है, जो भी आपको ब्लड सैंपल दिए जाते हैं तो मशीन ही चेक करती है, कोई आदमी उसको नहीं बताता क्या है। आपकी शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, कितना पीलियन, कितनी प्लेट्स, कितना क्या कैसे है, सबका सब कुछ कैसे पता चलता है? मशीन के माध्यम से। ऑपरेशन सब मशीनों के माध्यम से लगभग डिपेंडेंट हो चुके हैं। सर्जरी अभी भी कुछ लोग करते हैं, मतलब क्या है डॉक्टर लोग करते हैं, परंतु वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तक मशीनों पे डिपेंडेंट होके करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि फिजिक्स में पूर्ण प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा का पूरा युग जो है तो मशीनरी हो चुका है। आने वाला समय और भी ज्यादा टेक्निकल होने वाला है, और भी डेवलप होने वाला है। और हमें समय के साथ, जो समय के साथ डेवलप होते चले जाएंगे वही समय के साथ बढ़ते आगे चले जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी को यदि पीछे रह जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी, तो एक वो भी है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है कहीं ना कहीं।
दोनों चीजें। तो हमें वरदान मतलब वरदान के रूप में इसका उपयोग करना, अभिशाप के रूप में नहीं। मतलब उसका सदुपयोग करेंगे निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।